जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे भारतीय राज्य व्यवस्था, और यह विषय के बारे में पिछले क्लास में बताए थे कि किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपको 5 से 10 नंबर का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पिछले क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पर जब चर्चा किए थे तो हम पिछले क्लास में बहुत सारा पॉइंट बताया, जैसे भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में चर्चा किए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो चर्चा किए थे इसमें क्या थी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में पारित एक्ट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। जैसे कंपनी के अधीन जो पारित एक्ट था इसके बारे में पीछे क्लास में चर्चा कर चुके थे, और आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो पारित एक्ट होगा उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा हेडिंग लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो पारित एक्ट होगा इसके बारे में पीछे क्लास में भी बातें लिखाए थे कि जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें बताए होंगे क्या थी, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा इसमें लिखा होंगे क्या चीज, दूसरा पॉइंट बताए होंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तीसरा जो पॉइंट इसमें हम लोग पीछे क्लास में लिखाए थे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। और चौथा जो पॉइंट हम लोग लिखाए होंगे क्या चीज, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, 1909 का मांटे या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और अगला पांचवा जो पॉइंट आज के क्लास में जो चर्चा है हम लोग कहां पर करेंगे, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और छठा जो पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। और एक और जो पॉइंट हो जाएगा, यानी कि सातवां जो पॉइंट हो जाएगा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, यानी कि इतनी सभी पॉइंटों पर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पीछे क्लास में क्या बताएं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग विषय को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग सारा बातें जो भी बेसिक बातें था पीछे क्लास में चर्चा कर चुके थे, और जिसमें हम बातें बताए थे कि ब्रिटिश जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके द्वारा जो पारित एक्ट था वो पिछले क्लास में चर्चा किए। और आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे ब्रिटिश क्राउन के जो अधीन पारित एक्ट होगा उस पर चर्चा करेंगे। उसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसे बोलते हैं। 1909 को बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम ही बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ऑब्जेक्टिव में सवाल दे कि यानी कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और 1919 को यानी कि 1919 का जो पारित एक्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 1935 का बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। और आगे जो चर्चा हम लोग करेंगे भारत यानी 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, और इन सभी पॉइंटों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं, 1858 की भारत शासन अधिनियम में किन किन बातों पर यानी कि बोला गया था, इस मतलब कहने का मतलब कि इस अधिनियम में किन किन बातों के बारे में बताया गया था उस पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तब तक थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो चर्चा हम लोग कहां पर करेंगे, 1858 के भारत शासन अधिनियम में किन किन बातों के बारे में बताया गया था उस पर चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट। तो थोड़ा सा बातों को ध्यान देना।
ठीक है। लेकिन इसको बताने से पहले क्या बता देते हैं कि जैसे इतिहास वाले पोर्शन में बताया गया होगा क्या जी कि 1857 की क्रांति के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया होगा। जब 1857 की क्रांति हुआ था उसमें जैसे कि मंगल पांडे के बारे में इसमें चर्चा किया गया होगा, ठीक है ना। तो जब 1857 की क्रांति हुआ था, इतिहास वाली पोर्शन में अच्छी तरह से हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें सारा बातें बताया गया है 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। तो जब 1857 की क्रांति हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से, यानी कि 1857 की क्रांति होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से पकड़ बनाना चाहता था कौन? ब्रिटिश क्राउन, यानी कहने का मतलब क्या थी, इंग्लैंड की महारानी। अच्छी तरह से पकड़ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे यानी कि अपने तरफ से यानी कि एक्ट को पारित किया, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो एक्ट लेकर चलेगा 1858 के भारत शासन अधिनियम। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था उसका पीछे यानी कि मेन कारण था 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में सबसे जो अहम भूमिका निभाया था मंगल पांडे के बारे में, जो हम इतिहास वाले पोर्शन में सारा बातें बता चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो कि 1858 की भारत शासन अधिनियम में किन किन बातों को ध्यान दिया गया था। तो सबसे पहला बात इसमें ध्यान दिया गया होगा क्या जी, भारत का जो गवर्नर जनरल का जो पद नाम बदल कर इसका जो कर दिया गया था वायसराय, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर बाप क्या कहलाएगा, भारत का वायसराय, ठीक है, वायसराय कहलाएगा, ठीक है। और जो वायसराय का जो प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर अब क्या कहलाने लगा, भारत का वायसराय। और पहला जो वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट याद रख लेना इसमें क्या चीज कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पद को समाप्त करके अब यहाँ पर जो एक पद का सृजन किया गया जिसका नाम था भारत सचिव। आई जो भारत सचिव था जिसमें टोटल कितने सदस्य थे, 15 सदस्यों को रखा गया था, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा जो हम लोग पॉइंट इसमें लेकर चलेंगे क्या चीज, ठीक है, ये जो पूरे देख रहा है क्या चीज कि जो भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय। और पहला जो वायसराय इसको बनाया गया लॉर्ड कैनिंग का। दूसरा पॉइंट क्या बताएं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पद समाप्त करके किस पद को सृजन किया गया, यानी कि सचिव पद का, भारत सचिव पद का सृजन किया, भारत सचिव पद का सृजन किया गया जिसमें टोटल कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे, ठीक है। ये 2 बातें को ध्यान देना। और तीसरा बातें को ध्यान देना क्या थी कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था उसमें क्या किया गया था कि महारानी को यानी कि महारानी की तरफ से जो, यानी कहने का मतलब जो नेतृत्व करेगा कौन करेगा, भारत का सचिव, जिसमें कितने सदस्य थे, 15 सदस्य। जो 15 सदस्य जो यानी कि मनोनीत किए जाएंगे वो कहाँ से मनोनीत किए जाएंगे, तो इंग्लैंड के जो संसद थे उन, यानी कि इंग्लैंड के जो संसद होगा वहां से 15 सदस्यों को यहाँ पर यानी कि मनोनीत किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो 15 को जो सदस्य होगा वो सदस्य कहाँ से होगा, तो इंग्लैंड के संसद से होगा, ठीक है। बातें 2-3 बातें बताया गया था किसमें, 1858 की भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। अब जो अगला जो हम लोग एक्ट लेकर चलेंगे, ठीक है, अगला 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में किन किन बातों को ध्यान देना, सबसे पहला बातें को ध्यान देना क्या चीज कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, या बोल सकता है इसको हिंदी में बोलेंगे विभागीय प्रणाली, ठीक है। यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट में किया गया था, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखेगा क्या चीज कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने
की शक्ति, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया किसमें, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है। वायसराय के अध्यादेश करने का मतलब एक तो पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब विभागीय प्रणाली इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और वायसराय को अध्यादेश, अध्यादेश कहने का मतलब क्या हो जाएगा, और जो अध्यादेश ही जारी करेगा उसमें टोटल जो यानी कि जो वैध रहेगा वो कितने महीनों तक रहेगा, 6 महीनों तक, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि जो वायसराय जो अध्यादेश जारी करेगा वो कितने महीनों तक वैध रहेगा, 6 महीनों तक वैध रहेगा, ठीक है। अध्यादेश का मतलब हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे देश में देखिएगा तो संसद में 3 अंग होते हैं, ठीक है। हमारे संसद के देखिएगा तो 3 अंग होता है, ठीक है ना। सबसे पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो यानी कि सभाओं की संख्या देखिएगा तो 2, एक तो लोकसभा और दूसरा क्या हो जाएगा, राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा जब चलते रहते हैं इसमें यानी कि लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो सांसद लोग बैठते हैं, वो सांसद लोग क्या करता है, किसी भी कानून को पारित करता है, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश से क्या होगा कि लोकसभा नहीं चल रहा है तो यहाँ पर अभी बैठे रहते हैं कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या कर देंगे, किसी कारणवश से लोकसभा भी नहीं चल रहा है तो क्या करेगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, तो कोई भी कानून ऐसा बना देगा, ठीक है। और कानून यानी कि जो कानून जो बना कर देगा राष्ट्रपति, उसका वैध कितना महीनों तक रहेगा, 6 महीना तक। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी यानी कि जिस प्रकार हमारे देश में अभी राष्ट्रपति काम करते हैं, उस समय कौन काम कर रहा था, वायसराय, ठीक है। और वायसराय अध्यादेश जारी करता था जो कितना महीनों तक वैध रहता था, 6 महीना। अध्यादेश का मतलब क्या चीज था कि कोई भी कानून, वायसराय कोई भी ऐसा कानून बना देगा किसी कारणवश से, वहां पर मान लो क्या चीज, संसद नहीं चल रहा है, ठीक है। तो किसी कारणवश से जब संसद नहीं चल रहा होगा तो कानून कौन बना सकता था, वायसराय। आई जो कानून जो वायसराय बनाएगा वो कितने महीनों तक वैध रहेगा, 6 महीनों तक वैध रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम में 2 बातें को ध्यान देना। पहला पोर्टफोलियो प्रणाली जिसे हम लोग विभागीय प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बताएं कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितने महीने तक दिया गया था, ठीक है। वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था जिसका वैध कितना महीना तक रहेगा, 6 महीनों तक रहेगा, ठीक है। तो इतने सभी पॉइंट पर हम लोग चर्चा किए, ठीक है। थोड़ा सा इस वाला पॉइंट को इरेज कर देते हैं तो ठीक है। अब जो अगला जो पॉइंट, इसी में तीसरा पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे कि कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में जो भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है ना, भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है। अभी जो भारतीयों को शामिल किया गया तो इसमें 3 नामे को याद रख लेना, ठीक है ना, 3 नामे को याद रख लेना। एक तो सबसे पहला हो जाएगा पटियाला का महाराजा हो जाएगा सर दिनकर राव हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा बनारस का राजा, ठीक है। बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव, यानी कि 3 गो का कानून, यानी कि 3 भारतीयों को शामिल किया गया था किसमें, कानून बनाने की प्रक्रिया में, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब धीरे धीरे करके भारतीयों को नेतृत्व दे रहा है कौन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में 3 भारतीयों को शामिल किया, पटियाला का महाराजा, सर दिनकर राव और बनारस का राजा, ठीक है। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसी में किया गया था, ठीक है। यानी कि इसी में हम लोग जब चौथा पॉइंट इसमें चर्चा करें, चौथा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि कानून का बंटवारा कर देना, ठीक है। यानी कहने का मतलब शक्ति को बंटवारा कर देना तो क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। शक्तियों को जब बांट देते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि शक्तियों का क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण किया, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किस एक्ट में किया गया, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। अब विकेंद्रीकरण में क्या किया गया था, हम पीछे क्लास में बातें बताए थे, क्या चीज कि जो यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था कलकत्ता में, और कलकत्ता से ही कानून को बनाया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि बंबई और मद्रास वाले जो यानी कि जो सदस्य होंगे वो भी अब कानून क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी कानून क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब देखो कि शक्तियों को बांट दिया कि नहीं, बंबई को भी दे दिया और किसको दे दिया, मद्रास को भी दे दिया। तो अभी दोनों मिलकर क्या कर सकता है, कानून को बना सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किसमें किया गया, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है। तो अभी तक कल किन किन बातों पर चर्चा की, थोड़ा सा बातों को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताएं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग पीछे क्लास में चर्चा किए क्या चीज
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पारित एक्ट था उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी आज के क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन के अधीन पारित एक्ट, जिसमें बहुत सारा एक्ट था। उसमें सबसे पहला एक्ट लेकर चले 1858 का भारत शासन अधिनियम। आई भारत शासन अधिनियम में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वाइसराय कर दिया। अब प्रथम जो वाइसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑब्जेक्टिव में सवाल देगा कि प्रथम वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। यही लॉर्ड कैनिंग था वो जो वाइसराय था। और जो 1857 की क्रांति हो रहा था उस समय, यानी कि उस समय भी वाइसराय का जो काम कर रहा था, कौन कर रहा था? लॉर्ड कैनिंग कर रहा था, ठीक है। और दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद समाप्त करके कौन सा पद लाया गया? सचिव का। और भारत सचिव का पद लाया गया, जिसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे, ठीक है। 2 पॉइंट। और महारानी के अधीन कर दिया पूरी तरह से, जो कंपनी था उसको किसके अधीन कर दिया? तो महारानी के अधीन। अब महारानी ही सचिव को क्या करते थे? नियुक्त करते थे, ठीक है, जिसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे, ठीक है। इतना पॉइंट चर्चा की। और अगला जो पॉइंट चर्चा की 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें सबसे पहला पॉइंट लाए कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट में किया गया? तो 1861 के एक्ट में। या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसमें किया गया? 1861 के एक्ट में। एक्ट को हिंदी में बोलते हैं अधिनियम, ठीक है ना। यहाँ पर एक्ट बोले तो उसका हिंदी में क्या हो जाएगा? अधिनियम, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बताएं कि वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश करने का मतलब कि किसी प्रकार से सांसद अभी नहीं चला या लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा, तो उसको क्या कर सकता है कि जो राष्ट्रपति होंगे, वहां पर राष्ट्रपति अभी काम करा फिलहाल में हमारे देश में, लेकिन जब यानी कि राष्ट्रपति का पद नहीं था उस समय वाइसराय का पद था। यही वाइसराय क्या कर सकता था? अध्यादेश जारी कर सकता था, मतलब कोई कानून बना सकता था। और जिसका वैध कितना महीना तक रहेगा? 6 मंथों तक रहेगा, ठीक है। और दूसरा, एक और तीसरा पॉइंट बताएं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को अब शामिल किया जा रहा है। और 3 भारतीयों को शामिल किया था। एक बनारस की राजा था, पटियाला की महाराजा, और सर दिनकर राव। 3 भारतीयों को शामिल किया था, ठीक है। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, जिसमें बंबई और मद्रास को कानून बनाने की शक्ति को क्या कर दिया गया था? दे दिया गया था, ठीक है। तो इतना सभी पॉइंटों पर हम लोग चर्चा किए, ठीक है। अब जो अगला जो एक्ट लेकर चलेंगे, ठीक है, ये 1858 हो गया, 1861 हो गया। और अगला जो पॉइंट हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे? 1892 का 1892 के भारत, यानी कि भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम में एक पॉइंट को याद रख लेना, क्या चीज? कि बजट पर बहस करने की शक्ति, ठीक है। बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट में दिया गया था? तो 1892 के एक्ट में, ठीक है। यानी कि बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट में दिया गया था? 1892 के एक्ट में, ठीक है। और बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि जब कोई बात बजट पेश हो रहा तो उसमें कुछ ऐसा बातें, यानी कि कुछ पूरक प्रश्न पूछने की अधिकार नहीं था। जैसे होता है, जैसे क्या चीज होगा कि दोबारा बातों को पूछ सकता है। जैसे मान लो क्या चीज कि कोई भी किसी चीजों पर बिल अभी पास हो रहा है, तो अभी लगातार संसद में आवाज उठाते रहते लोग, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उस समय पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। और ये जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा आगे चल के 1909 के एक्ट में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट को याद रखना ना कि 1892 के एक्ट में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट में दिया गया था? तो 1892 के एक्ट में, ठीक है। ये पॉइंट को याद रख लेना। और एक और पॉइंट इसमें याद रख लेना, क्या चीज? कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब क्या चीज होता है कि जैसे अभी क्या करता है कि कोई भी चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग लेगा, तो जब जनता डायरेक्ट भाग लेगा तो उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और जब जनता के द्वारा कोई प्रतिनिधि जब भाग ले रहा तो उस वाले चुनाव को बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में क्या होगा कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया है और वो जब भाग ले रहा तो उसे कौन सा चुनाव बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा कि जनता सीधे डायरेक्ट वोट डाल रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है कैसा होता है? तो अभी जो फिलहाल में लोकसभा मतलब कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसमें डायरेक्ट कौन भाग लेता है? हम लोग जनता डायरेक्ट भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है वो कौन सा प्रणाली के द्वारा? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। तो अभी तक इन तीनों एक्ट के बारे में चर्चा की, ठीक है। अब जो अगला जो एक्ट हम लोग चर्चा करेंगे 1909 का
भारत परिषद अधिनियम, फिर 1919 पर चर्चा करेंगे, और फिर 1935 पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद 1947 के बारे में चर्चा करेंगे, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम। उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब भारत का संवैधानिक विकास जो था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तब तक इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। अब जो अगला जो एक्ट हम लोग लेकर चलेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, अगला जो पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। इसमें पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेना क्या थी कि जो मार्ले था वो सचिव का पद पर था। सचिव पद अभी जस्ट बोले कि 1858 के एक्ट के द्वारा जो सचिव पद का सृजन किया गया था, तो जो मार्ले था सचिव था, और जो मिंटो था ये वायसराय था, वायसराय। और जो वायसराय का जो पद हम बोले थे 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो वायसराय का पद और भारत सचिव का पद दोनों 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। तो उन्हीं दोनों के नामों के सम्मान में 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज बातें बताया गया था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया गया था क्या चीज कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत किया गया था, किसमें किया गया था, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझना, ठीक है। हम इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेना क्या चाहिए कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो क्या चाहिए कि कहूं से किसी भी क्षेत्र से मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम कोई व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक है। कोई मुस्लिम कोई भी जो व्यक्ति होगा वहां से जब मुस्लिम कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो वहां पर वोट डालने का अधिकार केवल मुस्लिमों का होगा, उसे बोलते हैं पृथक निर्वाचन पद्धति, ठीक है। पृथक निर्वाचन पद्धति कहने का मतलब क्या होगा कि जहां पर मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो केवल वहां वोट केवल डाल सकता है, तो केवल मुस्लिम ही डाल सकता है। अभी फिलहाल में मान लीजिए क्या थी कि इस क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से कोई मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक है ना। तो जब वो मुस्लिम व्यक्ति जब खड़ा हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि चुनाव प्रणाली में जब भाग ले रहा है तो उसमें क्या होता है कि केवल मुस्लिम ही वोट थोड़ी डालता है, वहां पर सारे लोग वोट डालते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग वोट डालते हैं। तो अभी पृथक निर्वाचन पद्धति नहीं है, लेकिन जब 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या होगा कि कोई व्यक्ति मुस्लिम की तरफ से जब कोई व्यक्ति किसी भी चुनाव में भाग ले रहा तो हम केवल वोट डालने का अधिकार केवल किसके पास होगा, मुस्लिमों के पास होगा, ठीक है। अदर व्यक्ति कोई वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट को याद रख लेना कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसमें किया गया था, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रख लेना कि बजट पर पूरक प्रश्न, यानी कि बजट पर बहस तो कर ही सकता है, और साथ में पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है और बजट पर बहस भी कर सकता है। ये किसमें बोला गया, 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट में किया गया था, तो हो जाएगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में हो जाएगा, ठीक है। और बजट पर बहस किसमें किया गया था, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और इसमें हम लोग बता देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय को शामिल किया गया, प्रथम भारतीयों को शामिल किया गया जो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
सिन्हा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो प्रथम भारतीय को शामिल किया गया था जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। ठीक है, ये 3 पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान रखना। 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में 3 पॉइंट को याद रखना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, और एक पॉइंट ये हो जाएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय कौन शामिल हुआ था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1909 का मॉन्टेग्यू मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, जिसमें पॉइंट बताएं कि मार्ले को सचिव बोलते हैं और मिंटो को वायसराय बोलते हैं। ठीक है, अब जो अगला जो हम लोग एक्ट लेकर चलेंगे, अगला जो एक्ट हम लोग लेकर चलेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, अधिनियम। ठीक है, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, इसमें किन किन बातों को ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट देखो, हम इसमें क्या बोले कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 में। ठीक है, लेकिन इसमें और बढ़ा दिया इसमें। ठीक है ना, मतलब कि सिखों के लिए भी, सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों को भी शामिल किया गया। ठीक है ना, पृथक निर्वाचन दिया गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या चीज किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, अभी जस्ट बताएं पृथक निर्वाचन करने का मतलब जहां सिख व्यक्ति कोई निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा हो रहा है तो वहां पर केवल सिख व्यक्ति ही वोट डालेगा। ईसाई व्यक्ति कहीं से खड़ा हो रहा है, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहा है तो केवल ईसाई व्यक्ति ही भाग लेगा। ठीक है, वोट डालेगा। ठीक है, और आंग्ल भारतीय कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आंग्ल भारतीय कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी कारणवश से पिता उसका अंग्रेज है और माता हिंदुस्तानी है, तो इन दोनों के द्वारा जो बच्चे जो उत्पैदा होंगे वो किस में आ जाते हैं, आंग्ल भारतीय में आ जाते हैं। ठीक है, और जो आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया था किसमें, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। ठीक है, और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू हो जाएगा भारत सचिव और जो चेम्सफोर्ड था उस समय का वायसराय था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में सवाल दे कि 1919 के समय जो एक्ट पारित हो रहा उस समय वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट इसमें याद रखना है क्या चीज कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में सवाल दे कि केंद्र में द्वैध यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा, 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लाया गया था, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो इस सभी पॉइंट पर हम लोग चर्चा किए। ठीक है, अब तो ठीक है, इसमें 2 पॉइंट और इसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और जो चौथा, इसमें हम लोग पॉइंट लेकर चलेंगे, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। चौथा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट में किया गया था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। ठीक है, और जो एक 5वां पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 10 वर्षों में एक आयोग का गठन। ठीक है, एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो जांच करेगा कि 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो पारित हुआ इसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो 10 वर्षों में इस आयोग का गठन किया जाएगा, मतलब ऐसा बोला गया कि 10 वर्षों में गठन किया जाएगा, लेकिन 10 वर्षों में गठन ना करके पहले गठन कर दिया था। ठीक है, यानी कि 1927 में। ठीक है, 1927 में एक आयोग का गठन कर दिया था जिसे बोलते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया था जिसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, और साथुन जो सदस्य था वो सब क्या चीज थे, गोरे थे। ठीक है ना, गोरे कहने का मतलब क्या चीज था, सभी क्या साथुन क्या चीज था, अंग्रेज था। ठीक है, जिसके कारण से इसे श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, श्वेत कमीशन बोलो या साइमन कमीशन बोलो, और साइमन कमीशन बोलने का रीजन क्या है कि सर जॉर्ज साइमन इसका अध्यक्ष था। ठीक है, और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 7 था और साथुन क्या चीज था, गोरे थे
गया। इसी कारण से इसे क्या बोलता है, श्वेत यानी कि श्वेत आयोग भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो 10 वर्षों के बाद इस आयोग की जांच के लिए एक आयोग की गठन करना था 1929 में, लेकिन 2 वर्ष पहले कर दिया 1927 में। ठीक है, जिसका अध्यक्ष साइमन को रखा गया, सर जॉर्ज साइमन को, और जिसमें सदस्यों की संख्या कितने थे, 7, और सातुन क्या चीज थे, गोरे थे। और इन्हीं गोरे का विरोध करने के दौरान क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। ठीक है, अंग्रेज की डंडे खाने से। ठीक है ना, तो इसमें बातें को थोड़ा सा जब हम इतिहास वाले पोर्शन पर चर्चा करेंगे तो वहां सारा बातें बता देंगे। ठीक है, तो ये सभी बातें था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। ठीक है, एक बार सभी बातों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला हम 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में किन किन बातों पर चर्चा की है। मार्ले में तो सचिव था और मिंटो क्या चीज था, वायसराय। तो दोनों के नाम के सम्मान में 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया, जिसमें एक ही पॉइंट इसमें याद रख लेना कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसने, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल देख, सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसमें किया गया, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू क्या चीज था, सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या चीज था, वायसराय था। ठीक है, अगला, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1909 में, प्रांतों में द्वैत शासन 1909 में, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में। ठीक है, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में, और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत किसने किया गया, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। और 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन करना था, लेकिन 2 वर्ष पहले कर दिया 1927 में, जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7, और सातुन के सातुन श्वेत था, जिसे हम लोग गोरे यानी कि सातुन के सातुन गोरे था, जिसके कारण से इसे बोलते हैं श्वेत कमीशन भी इसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो सभी पॉइंट पर अभी हम लोग चर्चा की। अब जो 2 एक्ट और बच गया, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट को जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के निर्माण पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग भागों पर चर्चा करेंगे, अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे, अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर लगातार, जिस प्रकार हम मतलब क्लास दे रहे, धैर्य बनाकर लगातार क्लास को यदि जो आप लगातार सीरीज से कर लेते तो आपको पॉलिटी में सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास रखकर, धैर्य बनाकर आप क्लास हमारा कर ले, तो कोई भी प्रश्न में आपसे छूटने की कोई बात नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों एक्ट हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब जो आगे जो चर्चा करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम पर, तब तक इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देखो अब जो अगला जो हम लोग लेकर चलेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें किन किन बातों पर ध्यान देना, थोड़ा सा बातों को ध्यान दे दो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखने वाला क्या चीज है कि सबसे पहला पॉइंट याद रख लेना क्या चीज कि जो यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो किया गया था कितना, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना किया गया था, किस एक्ट में, किस एक्ट के द्वारा, 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। दूसरा पॉइंट याद रख लेना क्या चीज कि भारत यानी कि भारत से बर्मा को अलग, भारत से बर्मा को अलग कितना ईस्वी में किया गया था, 1937 में अलग किया गया था। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट इसमें। और तीसरा पॉइंट याद रख लेना कि केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन। और चौथा पॉइंट याद रख लेना कि प्रांतीय स्वायत्ता। और एक और 5वां जो पॉइंट याद रख लेना इसमें क्या चीज, अखिल भारतीय सेवा का गठन, अखिल भारतीय सेवा का गठन। ठीक है, और जो देख रहा है 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा था। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो अधिनियम था सबसे बड़ा अधिनियम था। और ये बड़ा अधिनियम होने का रीजन क्या चीज था, इसमें 14 भाग था, 14 भाग, 321 अनुच्छेद, आर्टिकल जिसे बोलते हैं, और यानी कि 10 अनुसूचियां था,
सूचियां, ठीक है, 10 अनुसूचियां, ठीक है। यानी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम बड़ा होने का रीजन क्या चीज था, इसमें 14 भाग था, ए और 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूचियां था, ठीक है। अनुच्छेद और अनुसूचियां क्या क्या जी बातें होता है आगे हम चर्चा करेंगे जब भारत का संविधान जब निर्माण करेंगे वहां पर। बस 2 ही पॉइंट इसमें और है, उसको चर्चा करने के बाद हम लोग वहीं पर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल दे कि सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा अधिनियम था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट में किया गया, 1901, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट में किया, किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। कितना में, 1 अप्रैल 1935 को। दूसरा, भारत से बर्मा को अलग किया गया कितना में, 1937 में। केंद्र में द्वैत शासन किसके द्वारा, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और अखिल भारतीय सेवा का गठन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इस एक्ट को हम बोले अभी कि जस्ट कि सबसे बड़ा अधिनियम कौन हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और होने का रीजन क्या चीज है कि उसमें 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सवाल दे कि रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत से बर्मा को अलग किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। केंद्र में द्वैत शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब जो अगला जो हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है, अगला जो एक्ट हम लोग चर्चा करेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। इस स्वतंत्रता अधिनियम में क्या चीज बातें को याद रख लेना, इसमें क्या चीज कि यहां से ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने के बाद भारतीयों को स्वतंत्र तथा संप्रभु घोषित किया, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या बोला गया कि ब्रिटिश राज्य का समाप्ति और भारतीयों को स्वतंत्र तथा संप्रभु घोषित किया, ठीक है ना। तो भारत को स्वतंत्र तथा संप्रभु घोषित किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। और संप्रभु कहने का एक शब्द है यहाँ पर, स्वतंत्र कहने का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन संप्रभु कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब भारत जो देश है, ठीक है, भारत देश क्या कर सकता है कि बाहरी मामले, ठीक है, और आंतरिक मामले दोनों में जो निर्णय लेगा खुद से लेगा, किसी के दबाव में नहीं बल्कि खुद से निर्णय लेगा, तो उसे बोलते हैं क्या चीज, संप्रभु। संप्रभु कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भारत जो राज्य है, ठीक है, वो क्या कर सकता है कि बाहरी तथा भीतरी मामले में जो निर्णय लेगा वो खुद से लेगा, खुद से लेने के लिए सक्षम है, तो उसे हम लोग क्या, कौन सा देश बोलते हैं, संप्रभु देश बोलते हैं या संप्रभु राज्य बोलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाएगा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और यही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत तथा पाकिस्तान 2 अधिराज्य, ठीक है ना, 2 अधिराज्य का गठन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भारत तथा पाकिस्तान 2 अधिराज्य जो यानी कि जो 2 स्वतंत्र अधिराज्य जो घोषित किया जाएगा वो कौन सा एक्ट के द्वारा, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो एक बार सभी बातों को हम लोग रिवाइज मारते हैं, ठीक है ना। हम पहला पॉइंट बताएं क्या थी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो पारित एक्ट हम चर्चा करें 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। इसमें क्या बोले, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारत से बर्मा को अलग, फिर केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, अखिल भारतीय सेवा का गठन और सबसे बड़ा, ठीक है। और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या बोले कि ब्रिटिश राज्य की समाप्ति और तथा भारतीयों को स्वतंत्र घोषित किया, ठीक है, और संप्रभु भी घोषित किया। संप्रभु कहने का मतलब कि अब भीतरी तथा बाहरी मामले का निर्णय खुद से ले सकता है, ठीक है। और तथा भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्य की गठन करने के भी
है ना, बात कही गई किसमें, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंटों पर हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, तो अभी जो आज की क्लास में जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए, उस चैप्टर का नाम था भारत का संवैधानिक विकास पर। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक विकास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो अगले क्लास में चर्चा करेंगे भारत यानी कि भारत के संविधान का जो निर्माण प्रक्रिया, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। लेकिन एक बात बताते, हाँ है ना, जाते जाते बता देते क्या चीज, यदि जो हमारे द्वारा जो वीडियो बना जो दिया जा रहा है, यदि जो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहे। ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर उसके बाद अगले क्लास में चर्चा करते हैं। तब तक जय हिंद।